हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लेखपाल का सिलेबस जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 25 प्रश्न जो है वो आएंगे और 25 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान यहाँ पर रखना है। और हम लोगों ने जो घटना चक्र का ग्राम समाज और विकास से संबंधित जो बुक रही उसको स्टार्ट किए थे, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने केवल एक चैप्टर को कंप्लीट किया था, दूसरे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में अगले पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम है, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन है, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की जो ग्राम संबंधित विकास योजनाएं होती हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करना है, आपके सिलेबस में है। तो घटना चक्र जो कवर कराया जा रहा है उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो थ्योरी के पार्ट को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ जानते हैं कि बुक में जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे रहे हैं उनको भी आप कवर करते चल रहे हैं। इसके बाद एक और बुक कोई कंप्लीट कराया जाएगा जो कि अच्छा खासा MCQ उसमें दिया होगा। ठीक है, तो जो अरिहंत के हमने स्टार्ट किया था उसको MCQ के साथ लेकर चलेंगे। साथ ही इसमें जो घटना चक्र का है थ्योरी का पार्ट करता रहेगा, तो प्रैक्टिस होती रहेगी। और क्योंकि थ्योरी के पार्ट को पढ़ना एक बार ज़रूरी है, उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में MCQ ही बेस्ड आता है, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन पहले आपको थ्योरी थोड़ा बेसिक जानना ज़रूरी है। जैसा कि जानते हैं घटना चक्र से मैंने जो PET का जो कराया था, जिसने घटना चक्र अच्छे से कवर किया था और GS में उसने लगभग जो है 90-95% जो है सही किए होंगे। तो काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, अच्छा खासा आपको यहाँ से बेस्ड मजबूत हो जाता है। MCQ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, इस बुक से हमने जो स्टार्ट किया है, अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया है वो है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि भारत की प्रयोग में होने वाले खेती के माप। दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें कि पार्ट 1 कवर कर लिया गया है। आगे पार्ट को देखते हैं। दूसरा चैप्टर है लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी, जिसमें कि चकबंदी निदेशालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज की इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा आगे के पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी दी होती, साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड जो पूछे गए प्रश्न है प्रीवियस ईयर में यहाँ पर कवर कर लिया जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करने को मिल जाते हैं। तो आइए यहाँ पर आज चकबंदी प्रक्रिया के बारे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 और इसकी जो सब सेक्शन है 1 और 2 के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी कराने हेतु विज्ञप्ति जारी करती है। पुनः चकबंदी आयुक्त धारा 4 का और 4 का 2 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी करते हैं और इस अधिसूचना के प्रभाव स्वरूप राजस्व न्यायालय में चलने वाले समस्त वाद उपशमित यानी अवेट हो जाते हैं और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी खातेदार कृषि कार्य से इतर कार्य हेतु अपनी जोत का उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब, जब भी राज्य सरकार चकबंदी के लिए अधिसूचना जारी कर देता है, विज्ञप्ति जारी कर देता है, तो उससे संबंधित जो उसके नीचे के अधिकारी हैं यानी कि चकबंदी आयुक्त हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ा अधिकारी चकबंदी आयुक्त होगा। उसके बाद चकबंदी आयुक्त भी क्या है, सरकार के हिसाब से वो अपनी नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि हाँ चकबंदी होना है। उसके बाद क्या होता है कि जो गांव में जो कृषि है तो केवल अपनी खेती कर सकते हैं, खेती के अलावा और भी उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है, चकबंदी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी खातेदार कृषि कार्य से इतर कार्य हेतु अपनी जोत का उपयोग नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है धारा 4(2) के प्रकाशन के उपरांत ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है और यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी प्राधिकारियों को सहयोग एवं परामर्श प्रदान करती है।
तदोपरांत चकबंदी लेखपाल ग्राम में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत भूचित्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है एवं चकबंदी करता धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल कार्य करता है, जिसमें घाटों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाई के साधन व अन्य समुन्नतियों का अंकन आकार पत्र 2 में करता है। खतौनी में पाई जाने वाली अशुद्धियों का अंकन आकार पत्र में कौन से आकार पत्र 4 में करता है। तो इन सबको ध्यान देना है आकार पत्र, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनसे थोड़ा लेवल आप टफ समझिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है तो लेवल थोड़ा पेपर का हाई हो जाता है। तो आप समझ गए कि जो चकबंदी अधिकारी होते हैं अपना वो चकबंदी के लिए सूचना जारी कर देते हैं। इसके बाद जो चकबंदी करता है वो धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल कार्य करते हैं, जिसमें कि घाटों की भौतिक स्थिति हो गई, यानी फिजिकल कहाँ पर घाटा कैसे है, पेड़ है कहाँ पर, कौन से घाटे में पेड़ है, कुआं है, सिंचाई के वहाँ पर साधन क्या है, इन सब चीज़ों को जो है वो अपने अंकन आकार पत्र 2 में जो है करता है। और खतौनी में जो भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनका अंकन जो है आकार पत्र 4 में करता है। पड़ताल के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से विनिमय अनुपात का निर्धारण घाटों की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन, समुन्नतियों आदि के आधार पर किया जाता है। तो पड़ताल हो जाती है। पड़ताल करने के बाद क्या करते हैं, जो सहायक चकबंदी अधिकारी होते हैं वहाँ की जो चकबंदी समिति होती है उससे परामर्श लेते हैं कि इससे विनिमय, ठीक है, यानी एक्सचेंज अनुपात का निर्धारण घाटों की भौगोलिक स्थिति। भाई जो चकबंदी होती, चकबंदी में क्या होता है कि जहाँ दूर दूर के कुछ लोगों के खेत इधर उधर रहते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। गांव में देखते हैं मालियत बोलते हैं, एक इसकी मालियत कितनी है, उसकी मालियत कितनी है ज़मीन की, यानी ये सब चीज़ें जो बात होती हैं वो भौगोल की स्थिति, उत्पादन वहाँ का कितना हो, ज़मीन का, समुन्नति आदि के आधार पर जो है किया जाता है। इसके बाद जब चकबंदी शुरू होती है तो ये सब अनुपात निर्धारण रहता है। उसके बाद वो जितना कि इसका खेत कितना बीघा है उसको इकट्ठा कर देना है, ठीक है। किसी किसी खेत दूर है तो उसको क्या है कि इकट्ठा कर देते हैं, कोई फिर दूसरा वहाँ गांव वाला है दूसरी जगह उसके पास रह रहा है तो वहाँ उनको शिफ्ट कर देते हैं। ये चकबंदी में यही सब होता है। तो यहाँ पर वही बात की गई है दोस्तों कि जो विनिमय का अनुपात है निर्धारण होता है घाटों की भौगोलिक स्थिति, उस ज़मीन की उत्पादकता क्या है, इन सब चीज़ों पर आधार किया जाता है। अधिनियम की धारा 8 का के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कटौती का प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार कर लिया जाता है धारा 8 का के अंतर्गत, जिसमें कटौती के प्रतिशत होते हैं, सार्वजनिक सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण किया जाता है, यानी पब्लिक का कहीं भी ग्राम समाज छूट जाता, चारागाह हो जाता, इन सब की बातें की जाती है चकबंदी में। और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सारे सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है धारा 8 का के अंतर्गत। इस प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्यवाहियों से खातेदार को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आकार पत्र 5 का विवरण किया जाता है, जिससे खातेदार अपने खाते की स्थिति तथा घाटों के क्षेत्रफल की अशुद्धियां जान जाता है। आकार पत्र 5 में दिए गए विवरणों तथा खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों को शुद्ध करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं और इन आदेशों से शुद्ध व्यक्ति बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील कर सकते हैं। धारा 9 के अंतर्गत वादों के निस्तारण के बाद धारा 10 के अंतर्गत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है, जिसमें खातेदारों की जोतों संबंधित त्रुटियों को शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से प्रस्तावित चकबंदी योजना बनाई जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, अगर पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, वहाँ पर पूछ लिया जाएगा चकबंदी योजना बनाई जाती कैसे, ठीक है, तो ध्यान देना है। चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से प्रस्तावित चकबंदी योजना बनाई जाती है। और धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र 23 भाग 1 वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदारों के जोतों के विभाजन सहित प्रस्तावित जोत का अंकन रहता है। जब चकबंदी हो जाती है, चकबंदी के दौरान बताया जाता है कि आकार पत्र 20 में दिया जाता है और भाग वितरण कर दिया जाता है, जिसमें खातेदारों की जोतों के विभाजन के आधार पर जो प्रस्तावित जोत है उनका अंकन रहता है। उसके बाद कोई व्यक्ति जब असहमत होता है
तो क्रमशः चकबंदी अधिकारी के यहाँ आपत्ति एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की यहाँ अपील कर अनुतोष जो है अपना प्राप्त कर सकते हैं। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को धारा 23 के अंतर्गत पुष्टिकृत किया जाता है, जिसके बाद में नई जोतों का खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है दोस्तों कि जो चकबंदी हो जाती है, चकबंदी की धारा इतने अंतर्गत जो पुष्टिकृत किया जाता है, उसके बाद कहाँ कहाँ की इसकी ज़मीन जो है वो नई जो खाते जोते हैं उनको जो है खातेदार जो वहाँ के होते हैं उनको क्या है कब्जा दिलाया जाता है कि अब तुम्हारी ज़मीन यहाँ शिफ्ट हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया से जो कोई व्यक्ति अगर सहमत नहीं है इन संपूर्ण प्रक्रिया से जो चकबंदी होती है, अगर उससे कोई असहमत है तो कोई खातेदार धारा 48 की अंतर्गत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 27 की अंतर्गत अंतिम अभिलेख तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र 21, 41 व 45 बनाया जाता तथा नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटे बना दिए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर गहन जांच की जाती है। इस प्रकार चकबंदी एक चरणबद्ध गतिविधि है। गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 5 वर्ष की अधिकतम समयावधि निर्धारित होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 5 वर्ष की अधिकतम समय अवधि निर्धारित होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले तीसरा जो पार्ट होगा सेकंड चैप्टर, उसमें मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये थोड़ा स्टार्टिंग रहा है सिलेबस आने के बाद, अब थोड़ा वीडियो दौड़ा होगी, लंबी होगी, क्योंकि जल्दी कंप्लीट भी करवाना है और MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है।